नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं जहां कानून, जिंदगी और इंसाफ ये सब सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 की। जी। ये वो प्रावधान है जो क्रिमिनल केसेस में, मतलब आपराधिक मामलों में, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता तय करता है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इस अनुच्छेद की अलग अलग परतों को खोलते हैं कि इसकी कानूनी बारीकियां क्या हैं, इसके पीछे का इरादा क्या था और आज के समय में ये कितना जरूरी है। खासकर तब जब बात फांसी जैसी सजा की आती है। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझें। हाँ, और कभी ये ख्याल आया है कि मान लीजिए हाई कोर्ट ने किसी को बरी किया और फिर अपील में पलटकर सीधे मौत की सजा सुना दी। जी, तो क्या वहीं सब खत्म हो जाता है या कोई उम्मीद, कोई और दरवाजा बचता है? तो अनुच्छेद 134 एक तरह से इसी उम्मीद और प्रक्रिया का नाम है। चलिए इसी पर आज गहराई से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये अनुच्छेद 134 आखिर कहता क्या है? मतलब सुप्रीम कोर्ट को किस तरह की पावर देता है और कब? जी, अनुच्छेद 134 जैसा आपने कहा, आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार से जुड़ा है। मतलब अपील सुनने का अधिकार। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ खास हालात में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक देता है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ शर्तें हैं, ये अनलिमिटेड नहीं है। देखिए, मुख्य रूप से अनुच्छेद 134 क्लॉज 1 दो सिचुएशंस की बात करता है। पहली, जो सब क्लॉज ए में है, हाँ, वो तब लागू होती है जब हाईकोर्ट ने अपील में निचली अदालत के किसी अभियुक्त को बरी करने के आदेश को पलट दिया हो। अच्छा। और उसे मौत की सजा, मतलब डेथ सेंटेंस दे दिया हो। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। दूसरी स्थिति है सब क्लॉज सी में। वो तब आती है जब हाईकोर्ट खुद ये सर्टिफाई कर दे, मतलब प्रमाणित कर दे कि मामला ऐसा है जिसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल, कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल है। ओके। और उस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। इसे ही आमतौर पर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर अपील कहते हैं। अच्छा। मतलब हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि भाई इसमें कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगी है जिसे सुप्रीम कोर्ट को ही देखना चाहिए। अच्छा, तो पहली वाली स्थिति तो काफी सीधी लगती है। अगर निचली अदालत ने बरी किया पर हाईकोर्ट ने दोषी मानकर सीधे मौत की सजा दे दी, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, ये तो एक तरह से अन्याय से बचाने का एक सीधा रास्ता हुआ ना। बिल्कुल। जो सब क्लॉज ए है उसके तहत अपील का अधिकार एज ऑफ राइट मिलता है, मतलब स्वतः। इसमें अभियुक्त को हाईकोर्ट से कोई अलग से इजाजत या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। ये प्रावधान सीधे सीधे जीवन के अधिकार की जो गंभीरता है उसको दिखाता है। लेकिन जो दूसरी स्थिति है सब क्लॉज सी वाली, वो थोड़ी अलग है। उसमें हाईकोर्ट का रोल अहम हो जाता है। ये जो कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न वाली बात है, इसे थोड़ा और समझाएंगे। मतलब किस तरह के मामले इसमें आते होंगे और क्या हाईकोर्ट ये सर्टिफिकेट आसानी से दे देता है? हाँ, देखिए, कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न का मतलब है कि मामले में सिर्फ फैक्ट्स का झगड़ा नहीं है, बल्कि कानून की व्याख्या, मतलब इंटरप्रिटेशन। अच्छा। या संविधान के किसी प्रावधान का मतलब या किसी लीगल प्रिंसिपल के लागू होने पर कोई गंभीर सवाल उठ रहा है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कोई नया कानून बना है जिसकी व्याख्या अभी साफ नहीं है, या फिर जैसे आजकल डिजिटल एविडेंस का मामला है। हाँ, बिल्कुल। तो उसकी एडमिसिबिलिटी पर कोई नया कानूनी मुद्दा उठ गया, या फिर किसी पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मामले को दोबारा देखने की जरूरत है। हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट तभी देता है जब उसे वाकई लगता है कि मामला सामान्य क्रिमिनल अपील जैसा नहीं है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस जरूरी है। ओके। और हाँ, ये सर्टिफिकेट देना हाई कोर्ट के विवेक, मतलब डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। वो इसे हल्के में नहीं लेते। इसके लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है और हाई कोर्ट को संतुष्ट करना होता है कि ऐसा सवाल वाकई मौजूद है। समझ गए। यानी एक तरफ सजा की गंभीरता है, बरी से सीधा मौत की सजा जो अपने आप रास्ता खोलती है, जी। और दूसरी तरफ मामले की कानूनी गहराई जिसे हाई कोर्ट खुद पहचान कर सर्टिफाई करे। ये तो हुई कि नियम क्या है, पर इसके पीछे सोच क्या थी? मतलब संविधान बनाते समय क्या विचार था? क्यों जरूरत महसूस हुई इस खास प्रावधान की? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हमारे संविधान की मूल भावना से जुड़ा है। इसका जो मूल उद्देश्य था, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, वो था व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 में। हाँ, अनुच्छेद 21। उसकी रक्षा करना। संविधान बनाने वाले इस बात को लेकर बहुत सचेत थे कि न्याय की प्रक्रिया में, देखिए, इंसानी भूल की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। सही बात है। और जब सजा मौत जैसी हो जिसे बदला नहीं जा सकता, इर्रिवोकेबल हो,
तो सुरक्षा के उपाय, जो सेफगार्ड्स हैं, वो कई लेवल पर होने चाहिए। संविधान सभा की बहसों में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खास तौर पर जीवन के अधिकार की पवित्रता पर बहुत जोर दिया था। उनका मानना था कि चाहे प्रक्रिया कितनी भी सख्त क्यों ना हो, एक आखिरी जुडिशियल रिव्यू, एक फाइनल जुडिशियल रिव्यू का अवसर खासकर मौत की सजा के मामलों में जरूर मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रोसीजर का सवाल नहीं था, बल्कि ये न्याय के सिद्धांत का सवाल था कि राज्य किसी व्यक्ति की जान लेने का फैसला करे तो उससे पहले हर मुमकिन सावधानी बरती जाए। बिल्कुल। अनुच्छेद 134 इसी गहरी चिंता और इसी सोच का नतीजा है। यह हमारे फाउंडिंग फादर्स की दूरदर्शिता दिखाता है कि उन्होंने जस्टिस सिस्टम में इस तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए। वाकई ये जानना कि इसके पीछे इतनी गहरी सोच थी, मौलिक अधिकारों की रक्षा का इरादा था, इस अनुच्छेद को और भी वजनदार बना देता है। अब अगर हम इसकी प्रैक्टिकल प्रोसेस पर लौटें, तो जैसा आपने बताया कि एक स्थिति में अपील ऑटोमेटिक है, दूसरी में सर्टिफिकेट चाहिए। आज के समय में ये कितना इस्तेमाल होता है? क्या ये सिर्फ किताबों में है या वाकई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी सिर्फ किताबी प्रावधान नहीं है। ये आज भी उतना ही रेलेवेंट और महत्वपूर्ण है जितना संविधान लागू होने के वक्त था। स्रोत बताते हैं कि मौत की सजा से जुड़े मामले लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहते हैं। एक आंकड़ा बताता है कि 2024 की शुरुआत तक डेथ पेनल्टी केसेस से जुड़ी 50 से ज्यादा अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। 50 से ज्यादा? जी, ये संख्या अपने आप में दिखाती है कि अनुच्छेद 134 और साथ ही अनुच्छेद 136 के तहत स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP का रास्ता जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल हो रहा है। ये दिखाता है कि अभियुक्त और उनके वकील इस संवैधानिक हक का इस्तेमाल उच्चतम न्यायालय से न्याय पाने के लिए कर रहे हैं। क्या कोई हाल का या कोई चर्चित मामला ध्यान में आता है जहां अनुच्छेद 134 की भूमिका साफ तौर पर दिखी हो? क्योंकि उदाहरणों से बात अक्सर ज्यादा साफ हो जाती है। हाँ, कई मामले हैं। जैसे निर्भया केस एक बहुत चर्चित उदाहरण रहा। हाँ, बिल्कुल। हालांकि उसमें अपीलें मुख्य रूप से अनुच्छेद 136 यानी SLP के तहत भी थी, लेकिन प्रक्रिया तो वही थी। ट्रायल कोर्ट की सजा, फिर हाई कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि और फिर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम अपील। सुप्रीम कोर्ट ने उन अपीलों पर बहुत लंबी सुनवाई के बाद ही मौत की सजा को कंफर्म किया था। इसी मामले में बाद में एक दोषी अक्षय ठाकुर की रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन भी दायर हुई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे मौत के सजा के मामलों में जुडिशियल रिव्यू के कई लेयर्स होते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल अथॉरिटी के तौर पर काम करता है। ये मामले अनुच्छेद 134 के पीछे की जो भावना है, यानी गहरी न्यायिक जांच, उसको दर्शाते हैं, भले ही अपील का टेक्निकल ग्राउंड अनुच्छेद 136 रहा हो। आपने अनुच्छेद 136 यानी SLP का जिक्र किया, स्रोत में भी इसका जिक्र है। ये अनुच्छेद 134 से कैसे अलग है और अक्सर लोग SLP का रास्ता क्यों चुनते हैं फिर? क्या 134 काफी नहीं होता? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, अनुच्छेद 134 का दायरा थोड़ा सीमित है। ये मुख्य रूप से उन दो खास स्थितियों में अपील का अधिकार देता है जिनकी हमने बात की। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही वाइड, मतलब व्यापक डिस्क्रिशनरी पावर देता है, विवेकाधीन शक्ति। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी कोर्ट या ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले, डिक्री, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की स्पेशल इजाजत दे सकता है। इसका मतलब है कि SLP का दायरा बहुत बड़ा है। अगर कोई मामला अनुच्छेद 134 की शर्तों में फिट नहीं बैठता, अच्छा, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटकर उम्र कैद दी हो, मौत की सजा नहीं, या हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट ना दिया हो, तब भी अभियुक्त अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर सकता है। SLP में सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि क्या मामले में वाकई कानून का कोई बड़ा सवाल है या क्या कहीं घोर अन्याय हुआ है। लेकिन ये कोर्ट के विवेक पर है। हाँ, बिल्कुल। SLP स्वीकार करना या न करना पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर है, ये अधिकार नहीं है। इसीलिए जहां अनुच्छेद 134 लागू होता है, वो अपील का एक ज्यादा पक्का रास्ता है, खासकर क्लॉज A में, जबकि अनुच्छेद 136 एक ज्यादा चौड़ा रास्ता है, पर वो विवेकाधीन है। अक्सर वकील दोनों के तहत अपील करते हैं या सिचुएशन के हिसाब से चुनते हैं। स्रोत में मौत की सजा पर जो बहस चलती रहती है और सुप्रीम कोर्ट का वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत, उसका भी जिक्र है। इसका अनुच्छेद 134 से क्या सीधा कनेक्शन बनता है? सीधा कनेक्शन ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत वो पैमाना है, वो स्टैंडर्ड है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा देने के लिए तय किया है।
ये बच्चन सिंह केस से आया था। हाँ, बच्चन सिंह केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा सिर्फ उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा जघन्य हों और जहां उम्र कैद का विकल्प बिल्कुल नाकाफी लगे। अब जब हाई कोर्ट किसी मामले में मौत की सजा कंफर्म करता है या देता है और फिर अनुच्छेद 134 के तहत अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो सुप्रीम कोर्ट इसी रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत की कसौटी पर उस फैसले को परखता है। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि क्या हाई कोर्ट ने इस सिद्धांत को सही तरीके से लागू किया, क्या मामले के हालात वाकई इतने असाधारण थे कि मौत की सजा ही बनती थी, क्या अभियुक्त के सुधरने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा का हिस्सा होती हैं। अच्छा। तो अनुच्छेद 134 वो प्रोसीजरल रास्ता देता है जिसके जरिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत सही से लागू हुआ या नहीं, इसकी जांच सबसे ऊंचे लेवल पर हो सके। ये दोनों मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि मौत की सजा अगर दी भी जाए तो वो मनमाने ढंग से ना हो और उच्चतम न्यायिक जांच से गुजरी हो। सही। मौत की सजा पर जो नैतिक और मानवाधिकार वाली बहस चलती है, उसके बीच ये कानूनी और प्रक्रियात्मक फ्रेमवर्क एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे एक काल्पनिक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पहले वो स्थिति लेते हैं जहां अनुच्छेद 134(1) का लागू होता है, यानी बरी होने के बाद मौत की सजा। बिल्कुल। मान लीजिए एक व्यक्ति है क, उस पर हत्या का आरोप है। सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता है। प्रोसिक्यूशन अपने सबूत पेश करता है, बचाव पक्ष अपनी दलीलें देता है। आखिर में सेशन कोर्ट को लगता है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर पाया। शायद सबूत कमजोर थे या गवाह हॉस्टाइल हो गए। कोर्ट क को बरी कर देता है। ठीक है, बरी हो गया। अब राज्य सरकार या शायद पीड़ित पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है। वो हाईकोर्ट में अपील करते हैं। हाईकोर्ट मामले को फिर से सुनता है, सबूतों को फिर से देखता है और सेशन कोर्ट के नतीजों से सहमत नहीं होता। हाईकोर्ट को लगता है कि सबूत तो काफी थे और क ही दोषी है। हाईकोर्ट न सिर्फ सेशन कोर्ट के फैसले को पलटता है, बल्कि क को हत्या का दोषी ठहराकर मौत की सजा सुना देता है। ओहो। अब इस सिचुएशन में क के पास क्या रास्ता बचा? बस यहीं पर अनुच्छेद 134(1) के एकदम सामने आता है। हाँ, क्योंकि हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटा है और सीधा मौत की सजा दी है, क को अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का ऑटोमेटिक राइट मिल गया है, स्वतः अधिकार। हाँ। उसे हाई कोर्ट से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट फिर पूरे मामले को देखेगा, फैक्ट्स को, कानून के पॉइंट्स को, सजा को, और फिर अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। ये फैसला कुछ भी हो सकता है। सजा कंफर्म हो सकती है, सजा कम हो सकती है, या फिर से बरी भी हो सकता है। ये पूरी प्रक्रिया न्याय की कई परतों वाली जांच पक्की करती है। ये तो हुई पहली स्थिति। अब वो दूसरी स्थिति का भी एक उदाहरण सोच सकते हैं, जहां हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है अनुच्छेद 134(1)(a) गए। हाँ, जरूर। मान लीजिए एक कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है, जिसमें कई कंपनियां और करोड़ों रुपए का मामला है। ठीक है। निचली अदालत अभियुक्त ख को दोषी पाती है और उसे लंबी कैद की सजा सुनाती है। ख हाई कोर्ट में अपील करता है। हाई कोर्ट भी ख को दोषी पाता है और सजा कंफर्म कर देता है। लेकिन सुनवाई के दौरान डिफेंस एक नया कानूनी मुद्दा उठाता है। मान लीजिए ये मुद्दा एन्क्रिप्टेड डिजिटल कम्युनिकेशन को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की वैलिडिटी से जुड़ा है, जिस पर पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई साफ फैसला नहीं आया। कोई नया कानूनी पेच। हाँ, हाई कोर्ट को लगता है कि भाई अभियुक्त दोषी तो है, लेकिन ये जो कानूनी सवाल है ये ऐसा है जिसका असर भविष्य के कई मामलों पर पड़ सकता है और इसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को ही करनी चाहिए। तो हाई कोर्ट सजा तो बरकरार रखता है, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 134(1) क के तहत एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किए जाने योग्य है, क्योंकि इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। अच्छा। अब इस सर्टिफिकेट के आधार पर ख सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, जहां फिर मुख्य रूप से उस कानूनी सवाल पर बहस होगी। बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गया। ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग सिचुएशंस में अनुच्छेद 134 न्याय तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी जरिया बनता है। तो कुल मिलाकर देखें तो अनुच्छेद 134 हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, खासकर गंभीर मामलों में, एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। बिल्कुल। ये पक्का करता है कि हाई कोर्ट का फैसला ही आखिरी ना हो और सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा देखने का, समीक्षा का मौका रहे, खासकर जब किसी की जान दांव पर लगी हो।
निश्चित रूप से ये प्रावधान हमारे संविधान बनाने वालों की उस गहरी समझ को दिखाता है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए और उसमें सुधार या पुनर्विचार की गुंजाइश भी होनी चाहिए। ये जो मल्टी लेयर जुडिशियल रिव्यू प्रोसेस है, जिसका अनुच्छेद 134 एक हिस्सा है, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को महज कागजी घोषणा नहीं रहने देता, उसे असल मायने में प्रोटेक्ट करता है। ये महज एक टेक्निकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये न्याय के प्रति हमारी संवैधानिक कमिटमेंट का प्रतीक है। ये वाकई एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विषय है, और जैसा हमने बात की, मौत की सज़ा पर जो बहस चलती रहती है वो इसे और भी सेंसिटिव बना देती है। एक तरफ पीड़ित के लिए न्याय की आवाज़ होती है, दूसरी तरफ राज्य द्वारा किसी की जान लेने के अधिकार पर सवाल उठते हैं और न्यायिक भूल की आशंका भी रहती है। हाँ, और ये बहस तो लगातार चलती रहती है। क्या मौत की सज़ा अपराध रोकने में कारगर है? क्या ये एक सभ्य समाज के मूल्यों से मेल खाती है? क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो सिद्धांत है वो काफ़ी ऑब्जेक्टिव है या उसमें सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश है? इन सारे सवालों के बीच अनुच्छेद 134 जैसे प्रावधान एक प्रोसीजरल फेयरनेस, एक प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं। ये इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर ये चरम सज़ा दी भी जाती है तो उसकी जांच उच्चतम न्यायिक स्तर पर पूरी गहराई से हो। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हमने रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत की बात की और अनुच्छेद 134 के जरिए उसकी समीक्षा की भी, पर क्या ये सिद्धांत और इसकी जो व्याख्या है वो इतनी साफ है कि ये हर मामले में एक जैसे तरीके से लागू हो सके, या इसमें और ज़्यादा स्पष्टता की ज़रूरत है ताकि अनुच्छेद 134 का जो असल मकसद है, यानी जीवन के अधिकार की रक्षा और न्याय सुनिश्चित करना, वो और भी प्रभावी ढंग से हासिल हो सके? ये महज एक कानूनी सवाल नहीं, बल्कि ये शायद न्याय के दर्शन से जुड़ा सवाल है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अनुच्छेद 134 की अहमियत और उसके कामकाज को लेकर काफ़ी स्पष्टता मिली होगी। धन्यवाद।